गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं अनिल कुमार जंघेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पारागांव खुर्द, विकासखंड डोंगरगढ़ से। आज मैं आपको भौतिकी का तीसरा जो लेक्चर है आवेशों के प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा और आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए किए गए प्रयोग के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने आवेश की संकल्पना कैसे किसके आधार पर की जाती है, कैसे इलेक्ट्रॉनों के आधार पर की जाती है और आवेश का मात्रक क्या होता है, इसके बारे हम पढ़े थे, अध्ययन करे थे। आज हम आवेशों के प्रकार के बारे में जानेंगे। आवेशों के प्रकार जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, धन आवेश और ऋण आवेश। ये पिछले जो आवेशों की संकल्पना जो पढ़े थे उसमें हमने सोडियम और क्लोराइड दोनों के बारे में आवेशों की संकल्पना और उसके परमाणु संख्या को परमाणु संख्या के अष्टक विभेद करके हमने जाना था कि धन आवेश कैसे होता है और ऋण आवेश कैसे होता है, इसके बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे आवेशों की प्रकार की जानकारी के लिए किए गए प्रयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए किए गए प्रयोग के अनुसार सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कांच का छड़ लिया गया था। प्रथम प्रयोग किया गया, कांच का छड़ लेकर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से लटकाया गया। उसके बाद फिर से एक कांच की छड़ ली गई और उसे फिर से रेशम के कपड़े से रगड़कर उस लटके हुए छड़ के पास लाया गया। तो हम पाते हैं, हम देखते हैं कि लटकी हुई छड़ जो है इस कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। यह हमने प्रथम प्रयोग किया। उसके बाद हम ऐसे ही एक द्वितीय प्रयोग भी करते हैं। द्वितीय प्रयोग जब हम किए तो देखते हैं, एक एबोनाइट का छड़ लेते हैं और एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाड़ से रगड़कर उसे एक धागे से बांधकर लटका दिया गया। फिर उसके पश्चात फिर से एक और दूसरा एबोनाइट की छड़ ली गई और एबोनाइट की छड़ ली गई तो उसे भी ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से रगड़कर उस लटके हुए एबोनाइट की छड़ के पास लाया गया। तो हम यहां भी देखते हैं कि दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अब हम तीसरा प्रयोग करते हैं। तीसरे प्रयोग के अनुसार एक कांच की छड़ ली गई, ये कांच की छड़ है और ये एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट की छड़, दोनों छड़ को लिए गए। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर उसे धागे से लटका दिया गया और एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर उस कांच की छड़ के पास लाया गया। तो हमने तीसरी घटना हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच जो होती है आकर्षण होती है। पहले दो प्रयोगों में प्रतिकर्षण होता था, दोनों एक दूसरे के दूर भागती थी, दोनों एक दूसरे से दूर जाती थी, और इसमें जो है दोनों एक दूसरे से पास आ रही है। ये हमने तीसरी घटना में देखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है और एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश है वो दोनों अलग अलग प्रकार की होंगी। ठीक, उसके बाद कांच की छड़ में उत्पन्न आवेशों को काचांब कहा गया और एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेशों को रेजनी आवेश से संबोधित किया जाने लगा। फिर आते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने काचांब में उत्पन्न, मतलब कांच में उत्पन्न आवेश को काचांब कहा गया, काचांब आवेश, उस काचांब आवेश को धन आवेश नाम दिया और एबोनाइट में उत्पन्न जो रेजनी आवेश है उसका नाम उन्होंने ऋण आवेश किया और यही नामकरण आज भी प्रचलित है। इस प्रकार प्रयोगों के आधार पर दो प्रकार के आवेश हमें प्राप्त हुए, और धन आवेश और ऋण आवेश। कांच की छड़ में रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा गया, धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इन सभी जो प्रयोग किए गए, तीनों प्रयोग किए गए, उनके अनुसार कुछ कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कांच की जो दोनों छड़ है उसमें दोनों में समान आवेश है, धन आवेश होती है, और दोनों का प्रयोग हम देखते हैं तो दोनों धन आवेश, इसमें भी धन आवेश है और इसमें भी धन आवेश है दोनों में।
तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, मतलब धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ये निष्कर्ष निकाला गया। एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश होता है। इसमें भी जब सेकंड प्रयोग हम करते हैं, दूसरे प्रयोग में हम देखते हैं तो दोनों छड़ों को पास लाने पर दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इसका मतलब ऋण आवेश और ऋण आवेश दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब तीसरा प्रयोग हम करते हैं, कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लाते हैं, एक में धन आवेश होता है, एक में ऋण आवेश होता है, तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के बजाय एक दूसरे को आकर्षित करती है। इससे कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। कल पुराने वाले जो लेक्चर में हमने जो NaCl के बारे में, जो सोडियम और क्लोरीन के बारे में हमने जो इलेक्ट्रॉन की आवेशों की संकल्पना जो पढ़े थे, उसके आधार पे ये भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जितनी संख्या में कांच को यदि हम रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से, तो कांच में जितनी संख्या में कमी आती है इलेक्ट्रॉनों में, उतनी ही संख्या में बढ़ोतरी होती है इलेक्ट्रॉनों में रेशम के कपड़े में। इस प्रकार कांच धनात्मक आवेश होगा तो रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। इस प्रकार इसको एक बार और बता रहा हूँ, कांच को यदि रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो जितनी संख्या में कांच में इलेक्ट्रॉनों में कमी आएगी, उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी रेशम में। बिल्कुल वैसे ही एबोनाइट की छड़ को जब हम ऊनी कपड़े से हम रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक हो जाता है और ऊनी कपड़ा धनात्मक हो जाता है। इसका मतलब ऊनी कपड़ा का एक इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में आ जाता है। इस प्रकार एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ये ऋणात्मक आवेश हो जाता है और ऊनी कपड़ा धनात्मक आवेश हो जाता है। इस प्रकार आपके सामने एक सारणी प्रस्तुत की जा रही है जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश को अलग अलग दर्शाई गई है। कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़ा से यदि रगड़ी जाए तो कांच का छड़ धन आवेश हो जाता है और रेशम का कपड़ा ऋण आवेश हो जाता है। ऊनी कपड़ा को एबोनाइट से जब रगड़ा जाएगा तो ऊनी कपड़ा धन आवेश हो जाएगा, एबोनाइट ऋण आवेश हो जाएगा। उसी प्रकार ऊनी कोट को प्लास्टिक सीट के साथ जब रगड़ी जाती है तो घर्षण की जाती है तो ऊनी कोट जो है वो धन आवेश हो जाता है, प्लास्टिक सीट जो है वो ऋण आवेश हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही ऊनी गलीचा को जब रबड़ के जूते के साथ घर्षण किया जाता है तो ऊनी गलीचा धन आवेश हो जाता है और रबड़ के जूते ऋण आवेश हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।